सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? एंड यू आर गिविंग योर 200% एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अब देखना, इस वीडियो के अंदर हम लोग पेपर 6D इकोनॉमिक लॉज, जो अपना इलेक्टिव पेपर है, उसके अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं फॉर नवंबर 20। तो सबसे पहले आपको कह दूं कि इकोनॉमिक लॉज का जो अमेंडमेंट का वीडियो है, इसको बनाने में डिले इसीलिए हुआ बिकॉज अमेंडमेंट्स बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। वेरी स्लाइट अमेंडमेंट इन इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D। अब देखना, अगर मैं अमेंडमेंट्स इन इकोनॉमिक लॉज की बात करूं तो सबसे पहले जो मेजरली अमेंडमेंट्स हैं वो आईबीसी के अंदर है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर है। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो पेपर 4 में भी कॉमन है, ठीक है। तो पेपर 4 का जो अमेंडमेंट वीडियो है उसमें ऑलरेडी आईबीसी का अमेंडमेंट वीडियो मैंने डिस्कस कर लिया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली, अगर आप आईटीबी देखेंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट शीट देखेंगे तो आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिखाई देंगे, बट ज्यादातर सारे अमेंडमेंट मई 20 के हैं। तो इंस्टीट्यूट ने मई 20 का अमेंडमेंट भी दोबारा से डाल दिया है, इसलिए आपको वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। वो सारे अमेंडमेंट अपन मई 20 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो मई 20 के वीडियोस में कवर कर चुके हो, और नहीं करा है तो अभी भी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, आप कवर कर लोगे। तो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है जो एक्चुअल में आपके लिए रेलिवेंट है इस बार, दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर मेनली देयर आर 2 अमेंडमेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो उन 2 अमेंडमेंट्स के ऊपर ही अपना मेन फोकस रहने वाला है। जो अमेंडमेंट शीट है वो पूरा डिटेल्ड मैनर में विद इलस्ट्रेशंस विद एग्जांपल्स मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है, राइट, इन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द सीए फाइनल, दैट इज सीए अनिता सराफ। और साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है www.apnamental.com, उसके फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में भी अमेंडमेंट शीट अवेलेबल है। इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू टच अपॉन दोज 2 अमेंडमेंट्स ऑफ द बेनामी एक्ट, एंड वो जो 2 अमेंडमेंट्स होंगे उनको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार सेक्शन का बैकग्राउंड बता दूंगा और साथ में अमेंडमेंट बता दूंगा, और सिंप्लीफाइड नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स के हेल्प से हम लोग वो 2 अमेंडमेंट जो है डिस्कस करेंगे अलोंग विद रिवाइजिंग द प्रोविजन अगेन, ठीक है। सो दैट इज द फोकस ऑफ दिस क्लास, एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग द एफर्ट्स। अब देखना, मेनली जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 24 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में है। सो मार्क सेक्शन 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मई 20 के अंदर भी सेक्शन 24 से एक अमेंडमेंट आया था सेक्शन 24 में, और नवंबर 20 एग्जाम्स के अंदर दोबारा से एक अमेंडमेंट आया है। सो दैट इज वाई सेक्शन 24 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो ये देखना, स्टेप बाय स्टेप सेक्शन 24 का प्रोसेस दिया है, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ये क्लास के नोट्स हैं। तो सेक्शन 24 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन 24 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, और फिर अमेंडमेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज द अमेंडमेंट। तो सेक्शन 24 किस चीज के बारे में बात करता था? सेक्शन 24 टू सेक्शन 27, ये चारों सेक्शंस इकट्ठा पढ़ने होते हैं हमेशा। दिस आर द प्रोसीजरल सेक्शंस रिलेटिंग टू अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कहता है कि मान लीजिए, लेट अस से इनिशिएटिंग ऑफिसर को पता लगता है कि एक व्यक्ति बेनामीदार है। इनिशिएटिंग ऑफिसर को पता चलता है कि एक व्यक्ति बेनामीदार है और उसने एक बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है ऑन द बिहाफ ऑफ समवन। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब तो आप सब जानते हो, है ना? आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर अगेन। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस देगा टू द बेनामीदार और उससे पूछेगा कि इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना मानी जाए। दैट वाज द स्टेप 1 ऑफ सेक्शन 24। उस इनिशिएटिंग ऑफिसर फिर क्या करेगा, उस नोटिस का कॉपी बेनिफिशियल ओनर को भी भेज देगा, यानी जो प्रॉपर्टी का रियल मालिक है। बेनामीदार कौन है? जिसने प्रॉपर्टी होल्ड कर रखा है अपने नाम पे। इन एक्चुअल ही इज नॉट द ओनर, उसने किसी और के भी हाथ में प्रॉपर्टी होल्ड कर रखा है। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने उसको नोटिस दे दिया कि आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों ना मानी जाए, और नोटिस का एक कॉपी बेनिफिशियल ओनर को भी दे दिया। अब होता क्या है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को डाउट होता है कि यार वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो एसेट है, कहीं उसको ट्रांसफर ना कर दिया जाए, कहीं उसको डिस्पोज ना कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि दैट प्रॉपर्टी इज ए बेनामी प्रॉपर्टी। तो सेक्शन कहता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग ऑथोरिटी, अप्रूविंग ऑथोरिटी का अप्रूवल लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑन प्रोविजनल बेसिस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। क्या मतलब हो गया कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को पता चला फॉर एग्जांपल कि श्याम जो है एक प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा है जो कि एक बेनामी प्रॉपर्टी है ऑन द बिहाफ ऑफ राम। तो यहां पे इनिशिएटिंग ऑफिसर ने क्या किया, जो बेनामीदार है उसको नोटिस दे दिया,
और बेनिफिशियल ओनर को भी नोटिस की कॉपी दे दी। बट इनिशिएटिंग ऑफिसर को ये डाउट है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा ऑन प्रोविजनल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 90 डेज का मैंने ऑर्डर पास कर दिया है, अब 90 डेज तक आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बेच नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार से मूव नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑर्डर इनिशिएटिंग ऑफिसर ने पास किया है, दिस इज जस्ट ए प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, एक टेम्पररी अटैचमेंट का ऑर्डर है। उस प्रॉपर्टी को इनिशिएटिंग ऑफिसर कॉन्फिस्केट तभी कर पाएगा अगर ये साबित हो जाएगा कि वो प्रॉपर्टी वाकई में बेनामी प्रॉपर्टी है। अभी तो इनिशिएटिंग ऑफिसर को कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला जिसकी वजह से इनिशिएटिंग ऑफिसर को शक हुआ कि वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है और उसने प्रोविजनल अटैचमेंट को ऑर्डर पास कर दिया फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। ठीक है, अब सेक्शन आगे ये भी कहता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को 90 डेज के अंदर क्या करना है, डिसाइड करना है कि वेदर दैट प्रॉपर्टी इज बेनामी प्रॉपर्टी। जो भी इंक्वायरी वगैरह है वो इंक्वायरी करनी है, जो भी पूछताछ करना है वो पूछताछ करना है, और इनिशिएटिंग ऑफिसर को 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास कर देना है वेदर टू कंटिन्यू प्रोविजनल अटैचमेंट और टू रिवॉक इट विद द प्रायर अप्रूवल। कि भाई प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू किया जाए, 90 डेज के बाद भी एक्सटेंड कर दिया जाए, या प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए, प्रॉपर्टी ऑर्डर को रिवॉक कर दिया जाए कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, हमसे गलती हो गई थी, आप अपनी प्रॉपर्टी दोबारा रख लो। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर को 90 डेज के अंदर वो फैसला लेना होता है। दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड। और उसके बाद बोला गया है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करता है, ही शैल विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ द केस एंड सबमिट इट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कि बाद में अगर प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है तो जिस दिन प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उसके 15 डेज के अंदर क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आगे सबमिट करना पड़ता है। ऐसा हमने पहले डिस्कस किया है। अब देखना May 20 के अंदर एक अमेंडमेंट आया था। क्या अमेंडमेंट आया था, ये जो 90 डेज का पीरियड है, ये जो 90 डेज का पीरियड है, इसके लिए लॉ मेकर ने क्लैरिफाई किया था कि ये जो 90 डेज काउंट किया जाएगा, ये काउंट किया जाएगा फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वाज इशूड। तो अगर मान लीजिए नोटिस दिया गया है 15 मई को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 16 मई से वो 90 डेज काउंट हो जाएगा। लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वाज इशूड, यानी 30th मई से वो 90 डेज काउंट होगा, 31st मई से वो 90 डेज काउंट होगा। तो दिस इज द अमेंडमेंट दैट केम इन May 20। ठीक है, तो सेक्शन 24 का जो फ्लो है वो इस तरीके का है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर सबसे पहले नोटिस देगा बेनामीदार को, आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों ना माना जाए, उसका जो एक कॉपी है वो बेनिफिशियल ओनर को देगा। फिर इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी ऑन प्रोविजनल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90 डेज दैट इज काउंटेड फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वाज इशूड। और वो जो 90 दिन है, उस 90 दिन के अंदर क्या करना है, इनिशिएटिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है कि मेरे को ऑर्डर पास करना है टू कंटिन्यू प्रोविजनल अटैचमेंट या मेरे को रिवोक कर देना है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। और फिर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ केस बनाना है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करना है। अब अमेंडमेंट क्या है, अपने को जानना है कि अमेंडमेंट क्या है फॉर द November 20 एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनना। बोला गया है कि वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन 90 डेज का, यानी वो जो 90 डेज काउंट किया जा रहा है, ठीक है, वो जो 90 डेज काउंट किया जा रहा है, वो जो 90 डेज का टाइम अवेलेबल है इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास। मान लो वहां पे कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आ गया, कोर्ट का एक इंजंक्शन ऑर्डर आ गया, तो अगर कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर आ गया, अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, तो प्रैक्टिकली सोचो कि वो जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो तो काम कर नहीं पाएगा उस पीरियड में, है ना। तो वो 90 डेज के अंदर कैसे फैसला ले। तो बोला गया कि while computing the period of 90 days, if there is a stay order, such period shall be excluded। ये पहले भी लिखा था कि 90 डेज का पीरियड काउंट करते वक्त अगर एक स्टे ऑर्डर आता है तो उस पीरियड को आप एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब देखना जो अमेंडमेंट का मेन कैच है वो क्या है, जो मेन अमेंडमेंट है वो क्या है। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टे ऑर्डर इफ सच रिमेनिंग पीरियड इज लेस देन 90 डेज। स्टे ऑर्डर के रिमूवल के बाद अब जो बचा हुआ समय है वो 30 दिन से भी कम है। तो आप सोच के देखो कि यार इनिशिएटिंग ऑफिसर के लिए तो बहुत ही जागती हो गया ना। स्टे ऑर्डर आया, बीच में वो डिसीजन ले नहीं पाया, फैसला कर नहीं पाया, अब स्टे ऑर्डर रिमूव हो गया और उसके बाद 30 डेज से भी कम समय बचा है। तो अब लॉ कहता है सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज। अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है, ध्यान से देखना। सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज। उस रिमेनिंग पीरियड को डीम कर लिया गया है कि वो एक्सटेंड हो जाएगा टू 30 डेज। अब देखना यहां पे कंफ्यूजन का पॉइंट ये है कि बाय 30 डेज नहीं लिखा हुआ। अगर बाय 30 डेज लिखा होता तो कहानी बहुत ही सिंपल होता कि ठीक है यार वो जो रिमेनिंग पीरियड है वो 30 दिन से एक्सटेंड कर दो। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज। इसका क्या इंप्लीकेशन आता है। फॉर एग्जांपल मान लो 90 डेज खत्म हो रहे हैं 25 मई 2020 को, जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर है वो रिमूव होता है 10 मई 2020 को।
तो 90 दिन कब खत्म होने वाला था? 25 मई 2020, बट स्टे रिमूव 10 मई 2020 को हुआ है, यानी इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास कितने दिन का टाइम बचा है? सिर्फ 15 दिन का टाइम बचा है डिसाइड करने के लिए कि उसको प्रोविजनल अटैचमेंट को एक्सटेंड करना है कि नहीं करना। तो इसीलिए लॉ मेकर कहता है कि वो जो रिमेनिंग पीरियड है 15 डेज का, उसको एक्सटेंड कर दीजिए 30 डेज तक। बाई 30 डेज एक्सटेंड मत करिए, 230 डेज एक्सटेंड कर दीजिए, 15 दिन और एक्सटेंड कर दीजिए। दैट इज इफेक्टिव डेट क्या निकल के आ जाएगा? 9th of June 2020, राइट। इफेक्टिव डेट क्या निकल के आ जाएगा? 9th of June 2020। स्टे रिमूव हो गया 10 मई 2020 को, रिमेनिंग पीरियड 15 दिन है, उस 15 दिन को 15 दिन से और एक्सटेंड कर दो, अप टू 30 डेज एक्सटेंड कर दो, और वो जो फाइनल डेट निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी? 9th of June 2020। सो दैट इज व्हाट द लॉ मेकर सेज। तो यहां पे गलती हो सकती है, इसके ऊपर केस स्टडीज आ सकते हैं कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टे ऑर्डर, जब भी स्टे ऑर्डर रिमूव हो जाएगा, अगर वो रिमेनिंग पीरियड 30 दिन से कम है, तो सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज। आई हैव फॉलोड द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। कुछ ऑथर्स हो सकता है कि आपको बताएं कि 30 डेज से एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन वो अगेन क्या होगा कि उन्होंने अपना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाया है। What I have done is, लॉ ने जैसा लिखा है जिस चीज को, मैंने उसको उसी तरीके से रीड करके आपको बताया है। दैट इज कॉल्ड एज द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, कि जो लिखा है उसको वैसे रीड करो, दिमाग मत लगाओ। लॉ में क्या लिखा? रिमेनिंग पीरियड को एक्सटेंड कर दो टू 30 डेज। मतलब भाई अगर बचा हुआ समय 10 दिन ही है, कोई बात नहीं, आप 20 दिन से और भरा दीजिए। बचा हुआ समय 1 हफ्ता है, उसको आप 23 डेज से और एक्सटेंड कर दीजिए, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट दैट डेट। सिमिलरली वो जो 15 डेज का प्रोविजन था, उसके अंदर भी सिमिलर चीज आई है कि सिमिलरली व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 15 डेज, उस 15 दिन के समय को कंप्यूट करने के लिए अगर एक स्टे ऑर्डर बीच में आ जाता है, तो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, उस पीरियड को क्या कर दीजिए? एक्सक्लूड कर दीजिए। एंड इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टे ऑर्डर, अगर वो जो रिमेनिंग पीरियड है वो 7 दिन से कम है, कितना? 7 डेज से कम है, तो रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 7 डेज। मतलब मेन 30 डेज का प्रोविजन याद रखना है। ये प्रोविजन तो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है कि जब आप 15 डेज का पीरियड काउंट कर रहे हो, अगर कोई स्टे ऑर्डर बीच में आ जाता है तो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टे ऑर्डर रिमेनिंग पीरियड अगर 7 दिन से कम है तो रिमेनिंग पीरियड को भी डीम कर लेंगे टू एक्सटेंड टू 7 डेज। मतलब अगर रिमेनिंग पीरियड सिर्फ 3 दिन है तो 4 दिन से और एक्सटेंड कर देंगे, रिमेनिंग पीरियड अगर सिर्फ 2 दिन है तो 5 दिन से और एक्सटेंड कर देंगे। दैट इज व्हाट द अमेंडमेंट सेज, एंड दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन सेक्शन 24। कैच है पूरा, ठीक है ना? डीम टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना? तो व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 90 डेज, अगर स्टे ऑर्डर है तो पीरियड को एक्सक्लूड कर दो। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टे ऑर्डर, अगर वो रिमेनिंग पीरियड 30 दिन से कम है तो 30 डेज तक एक्सटेंड कर दो, 30 डेज से एक्सटेंड कर दो, ऐसा लॉ मेकर नहीं कहता है। और सिमिलरली 15 डेज के पीरियड को कंप्यूट करते वक्त अगर कोई स्टे ऑर्डर बीच में आता है तो वो जो पीरियड है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टे ऑर्डर, रिमेनिंग पीरियड अगर 7 दिन से कम बचता है तो रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 7 डेज। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। जो अगला अमेंडमेंट है, जो लास्ट अमेंडमेंट है, दैट इज देयर इन सेक्शन 26। ठीक है, सेक्शन 26 के अंदर है। तो सेक्शन 26 में भी ना 1 साल का समय आता है, देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर दैट इज गिवन। ठीक है, तो उस 1 ईयर के टाइम पीरियड में सिमिलर अमेंडमेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बेसिकली होता है कि अगर हम सेक्शन 26 की बात करें, यहाँ पे इनिशिएटिंग ऑफिसर का जो कहानी है वो खत्म हो जाता है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कहानी शुरू हो जाता है। ये मैंने क्लास में भी कहा है कि आप ये याद रखोगे कि सेक्शन 24 के अंदर हम इनिशिएटिंग ऑफिसर की मेनली बात कर रहे हैं, और सेक्शन 26 में आते आते क्या होता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर का कहानी खत्म और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कहानी शुरू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन 26 के अंदर की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एक नोटिस दे रहा है विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस अंडर सेक्शन 24 कि भैया आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, पार्टिकुलर सबमिट कर दो, एविडेंसेस सबमिट कर दो कि ये प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है। और ये जो नोटिस है, दिस नोटिस शैल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पर्सन टू हुम द नोटिस इज इश्यूड टू सॉर्ट द इंफॉर्मेशन। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर वो प्रॉपर्टी जॉइंटली हेल्ड किया जा रहा है बाय 2 और मोर जॉइंट ओनर्स, तो कोशिश किया जाएगा कि वो नोटिस दोनों लोगों को दिया जा सके। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस दे दिया, अब वो जो बेनामीदार है, वो जो बेनिफिशियल ओनर है, वो लोग जवाब देंगे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, उनका रिप्लाई रिसीव करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एंड अकॉर्डिंगली एक ऑर्डर पास करेगा कि वो जो अटैचमेंट हुआ था सेक्शन 24 के अंदर प्रॉपर्टी का, उसको अटैच रिवॉक किया जाए या फिर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे दिया जाए। That is what the adjudicating authority is going to decide out here. The adjudicating authority, after considering the reply, after conducting the inquiry, after considering the reply, after taking into account all relevant material, after giving opportunity of being heard, will pass an order.
कि वेदर ही वांट टू रिवॉक द ऑर्डर ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी, रिवॉक द अटैचमेंट ऑर्डर, या कंफर्म द अटैचमेंट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोले कि यार 2 प्रॉपर्टी को बेनामी माना था, अब एक ही प्रॉपर्टी को बेनामी मानेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेंगे कि अरे 2 नहीं, अपन 3 प्रॉपर्टी को बेनामी मानेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर दे कि एक जॉइंट ऑनर में से एक पार्टी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दे कि इसका कोई गलती नहीं है, या फिर ही में ऐड द नेम ऑफ द न्यू पर्सन। तो ये सारा पावर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर। अब सेक्शन 26 के अंदर एक पॉइंट था कि वो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा वो कितने टाइम में करेगा। तो वहां पे दिया हुआ था नो ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस ऑफ सेक्शन 24 वाज रिसीव्ड। कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब भी सेक्शन 24 के तहत वो रेफरेंस रिसीव हो रहा है, वो जो स्टेटमेंट है वो रिसीव हो रहा है, उसके 1 साल के अंदर क्या करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर पास कर देना है। और दैट 1 ईयर इज अगेन काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस ऑफ सेक्शन 24 वाज रिसीव्ड। ये तो पहले भी था, अभी तक आपने डिस्कस किया है। अब यहां भी सिमिलर अमेंडमेंट लेकर आ गए, बोला कि ये जो 1 साल का पीरियड है, ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 1 साल का, अब मान लो इस पीरियड के वक्त अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर आ गया, तो वो जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया है, वो जो कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर आया है, उसको आप एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, सेम चीज है। और एक्सक्लूजन के बाद मान लो कि वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अवेलेबल है वो 60 डेज से भी कम है। ठीक है, तो बोला गया कि वो जो रिमेनिंग पीरियड है दैट शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। मतलब एग्जैक्टली सेम है ना। देखो सेक्शन 24 में क्या बोला था, इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास 90 डेज का टाइम है टू डिसाइड कि प्रॉपर्टी को फर्दर अटैच करना है कि नहीं करना। और अगर वहां पे स्टे ऑर्डर आ गया तो स्टे ऑर्डर का टाइम को एक्सक्लूड करो, और उसके बाद स्टे ऑर्डर का स्टे ऑर्डर हटने के बाद अगर वो टाइम 30 डेज से कम है तो वो 30 डेज तक एक्सटेंड हो जाता था। 15 दिन बचा है तो 30 डेज तक एक्सटेंड हो जाता था। 7 डेज बचा है तो वो 23 डेज से और एक्सटेंड हो जाएगा। सिमिलरली 15 डेज में देखा था। अब सेक्शन 26 में कह रहे हैं कि ये जो 1 साल का पीरियड है, इसके बीच भी अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इंजंक्शन ऑर्डर आ गया, उसको एक्सक्लूड कर दो। और वो स्टे का ऑर्डर जब खत्म हो जाएगा, इफ आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड, वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, वो 60 डेज से भी कम है, 60 दिन से भी कम बच गया है, मान लो 20 डेज बच गया है, तो 40 डेज से उस रिमेनिंग पीरियड को और इंक्रीज कर दीजिए, 40 डेज का टाइम और दे दीजिए टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू डिसाइड। दैट इज द अमेंडमेंट। यहां पे मेनली कैच यही है कि वहां पे बोला था कि अगर टाइम 30 डेज से कम है, द पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज, बाय 30 डेज नहीं बोला था। वो जो 15 डेज का पॉइंट था, वहां बोला कि अगर जो रिमेनिंग पीरियड बचा है आफ्टर एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ स्टे, अगर वो 7 दिन से कम है तो 7 डेज तक एक्सटेंड कर दीजिए। और सेक्शन 26 में जहां 1 साल का रेफरेंस आता है, उस 1 साल के रिस्पेक्ट में बोला है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है, इंजंक्शन ऑर्डर आया है, तो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर लो। और पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद अगर रिमेनिंग पीरियड 60 डेज से कम है तो आप 60 डेज तक एक्सटेंड कर दीजिए। इट शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। तो मेनली दिस आर द अमेंडमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D के अंदर मेनली आपको यही अमेंडमेंट याद रखने हैं। आईबीसी का अमेंडमेंट ऑलरेडी पेपर 4 के वीडियो में कवर किया है, बाकी सारे अमेंडमेंट में 20 के वीडियोस में कवर किए हैं। कंपटीशन एक्ट के चैप्टर में आपको एक आधा अमेंडमेंट दिखेगा जो ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मतलब बकवास अमेंडमेंट है, कुछ काम का नहीं है जो कंपटीशन एक्ट में दिया है। आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। द अमेंडमेंट गिवन इन कंपटीशन एक्ट, वहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्वेश्चन कहां से बनेगा, या तो आईबीसी के अमेंडमेंट से बनेगा या बेनामी के अमेंडमेंट से बनेगा। तो कंपटीशन एक्ट का जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है आप नोट से रीड कर सकते हो एक बार। आईबीसी के अमेंडमेंट्स पेपर 4 के वीडियो में कवर्ड है। बाकी जो भी इंस्टीट्यूट के आरटीपी के अमेंडमेंट्स हैं मे 20 में ही कवर करा दिया था। मेनली यही 2 अमेंडमेंट्स हैं जो बेनामी के चैप्टर में आपको ध्यान रखना है इन सेक्शन 24 एंड 26। एज सच आपको ज्यादा अमेंडमेंट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस यही है। ठीक है ना, बस यही है। This is the only amendment that you have to remember in this paper, that is paper 6D. Hopefully इस वीडियो की वजह से आपका टाइम बच जाएगा। जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपका समय बचाना था, वो आपका टाइम बचाना था, बिकॉज सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत क्रूशियल है। टाइम इज द मनी, टाइम इज द इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कम से कम टाइम में आपके लिए अमेंडमेंट्स के वीडियो ले आऊं और आपका जो है टाइम बच जाए कि 15 मिनट के अंदर आपने पूरा अमेंडमेंट देख लिया पेपर 6D का। बाकी तो आप पेपर 4 में देख ही रहे हो, जो एडिशनल अमेंडमेंट है 15 मिनट में आपने यहाँ देख लिया। और पेपर 4 के भी जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में मैंने कवर करा रखा है। तो होपफुली आई एम एबल टू सेव योर टाइम। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर हैं इकोनॉमिक लॉस के पेपर 6D के, उन सबके रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया गया है, दोबारा किया जाएगा। एक आधा चैप्टर अपडेट भी होगा, जिनकी मदद से आप 2-2.5 घंटे में पूरा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D रिवाइज कर सकते हो। ओपन बुक है,
बट इसको ओपन बुक की तरह नहीं लेना है, इसको ये सोचना है कि मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज है। अगर मैं यहाँ अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, अच्छे से मेहनत करके जाऊंगा, तो मेरे लिए 60-70 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इस पेपर में 60-70 आ गया तो मेरे लिए सीए क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? सो होपफुली दिस अमेंडमेंट वीडियो वाज बेनिफिशियल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड एक चीज आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कि अब जितना समय एग्जाम के लिए बचा है ना, आपको अपना जान झोंक देना है, आपको अपना 200% देना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अभी आप जो भी समय गवाओगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट दिलाने वाला है बाद में। तो प्लीज मेक श्योर कि चाहे कोई भी रीजन हो, आप अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।